प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, 11 सेप्टेम्बर 2012 पाकिस्तान जी तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। उन ॾींहं ते बल्दिया फैक्ट्री खे बाहि ॾेई 264 मज़दूरनि खे साड़ियो वियो। अॼु 8 साल गुज़रण खां पोइ अदालत उन फैक्ट्री जे हवाले सां फ़ैसिलो ॾिनो आहे, जंहिंमें MQM सां तालुक़ु रखंदड़ रहमान भोला ऐं ज़ुबैर चरिया खे ॾोह साबित थियण ते सज़ाए मौत जो हुकुम ॾिनो आहे, जॾहिं त उन वक़्त जे सूबाई वज़ीर रऊफ़ सिद्दीकी खे सबूत वाज़िब तौर ते पेश न थियण जे करे अदालत उनखे बरी करार ॾिनो आहे। बल्कि हिन वाक़े जो जेको मुख्य ऐं मास्टर माइंड आहे हमाद सिद्दीकी, उहो हिन वक़्त ताईं मफ़रूर आहे। हाणे 8 साल गुज़री चुका 8 साल गुज़रण जे बावजूदि अॼु को फ़ैसिलो आयो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ जॾहिं फैक्ट्री खे बाहि लॻी हुई त शुरूआति में हिन जो केस फैक्ट्री जे मालिक ते दर्ज कयो वियो ऐं पोइ सोशल मीडिया ते ऐं ख़ासि करे प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते इहे सवाल उथिया त फैक्ट्री खे बाहि लॻी आहे या फैक्ट्री खे बाहि लॻाई वई आहे। अगरि फैक्ट्री खे बाहि लॻाई वई आहे त उन जा कहिड़ा सबब आहे। तंहिंखां पोइ हुकूमत रेंजर्स ऐं पुलिस जे 9 रुकनी ऑफिसरनि ते हिकु JIT टीम जोड़ी हुई ऐं उनखां पोइ JIT में इहो इंकशाफ़ कयो फैक्ट्री जे मालिक त हुनखां MQM जे अॻुवान हमाद सिद्दीकी 25 करोड़ रुपयनि जो भतो घुरियो, जेको न ॾियण खां पोइ फैक्ट्री खे बाहि लॻाई वई। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासूं त हिन तमामु तर वाक़े में जा कहिड़ा सबब हुया, उहे छो लॻाए वियो ऐं 8 सालनि खां पोइ जेको फ़ैसिलो आयो आहे उनखां पोइ जेके वुरसा आहिनि 264 जेके मज़दूर हुया जेके सड़ी विया, उन जा जेके हिन वक़्त ताईं वुरसा आहिनि उहे केतिरा सेटिस्फाई आहिनि ऐं छा जॾहिं रऊफ़ सिद्दीकी जेको MQM सां तालुक़ु रखे थो पियो उन वक़्त जो सूबाई वज़ीर, उहो अगरि बरियत उनजी बरियत थी आहे त पोइ छा इहो सम्झो वञे त हाणे उहा पार्टी इन फ़ैसिले अचण खां पोइ उहा पार्टी बि इन में बरियत आहे या उन जा इन वाक़े सां के गठ जोड़ आहिनि। इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी टाइम न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ दोदो चांडियो साहब। दोदो चांडियो साहब, अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधायो त अॼु फ़ैसिलो आयो आहे 8 सालनि खां पोइ, MQM जे तर्जुमान फैसल सब्ज़वारी चवणु आहे त छाकाणि त रऊफ़ सिद्दीकी हाणे इन केस में बरियत थियो आहे त इहो साबित थो थिए त MQM जो हिन वाक़े सां को तालुक़ु न आहे। छा रऊफ़ सिद्दीकी जी बरियत मां इहो सम्झूं त हाणे MQM जो इन वाक़े सां को तालुक़ु न आहे? रऊफ़ सिद्दीकी खे त अदालत वाक़ई बरी कयो आहे हिन केस में, पर हमाद सिद्दीकी त न कयो अथसि जेको मुख्य मास्टर माइंड। उन खां पोइ सेक्टर इंचार्ज ज़ुबैर हुयो चरिया, ज़ुबैर उर्फ़ चरिया, हुन खां सवाइ रहमान भोला जेके हे उन दौर जा ज़िम्मेवार हुआ। MQM में हिकिड़ा ज़िम्मेवार सॼा वेंदा, MQM में वज़ीर हिकिड़ा थींदा, MP हिकिड़ा थींदा, तनज़ीम जो निज़ाम ॿियो हुयो। हमाद सिद्दीकी खे आउं पर्सनली बि सुञाणा, छाकाणि त एज़ ए जर्नलिस्ट तौरु मूंखे ख़बर आहे त कराची अंदरि जेके तमामु पावरफुल तनज़ीम ते हुकुमनि ते, यानी जॾहिं मुतदा बानी जो हुकुम ईंदो हो त उन ते अमर जेके माण्हू कराईंदा हुआ, अमर फारूक 77 जा माण्हू बि कोन कराईंदा हुआ के इन क़िस्म जी का बि लीडरशिप जेका ज़ाहिरी तौरु स्क्रीन ते नज़र ईंदी उहा न कराईंदी, पर इन जे पुठियां का ॿी हूंदी, यानी अनीस काइम खानी हूंदो। हमाद सिद्दीकी हिकिड़ो वॾो दौर ताईं कराची जे अंदरि सभु कुझु हमाद सिद्दीकी हुयो, यानी अज़ीज़ाबाद जे अंदरि 90 ते प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदियूं त इहे अनीस काइम खानी ऐं हमाद सिद्दीकी जेके आहिनि उन्हनि जे इशारे सां फारूक 77 जहिड़ा, बाबर गोरी जहिड़ा उथंदा हुआ ऐं वेहंदा हुआ ऐं उहा सॼी मंज़र असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो केतिरनि सालनि ताईं, कोई हिकिड़ो अरसो न 2 साल न 4 सालनि ताईं। तंहिं करे अदालत रुॻो हिकिड़े रऊफ़ सिद्दीकी अगरि आज़ादु थी करे ऐं असां हुनखे चऊं त हुनखे एज़ ए उहो जेको पॉलिटिकल ढांचो हुयो जंहिं ते ही बुनियादु आहे, यानी साबित थो थिए त भतेलाओ जेका फर्स्ट जंहिं तव्हां पाण ख़ुदि इंट्रो में ज़िक्र कयो त फैक्ट्री बाहि लॻाई वई या लॻी वई, ठीकु आहे, लॻी हुजे हा बाहि त ठीकु आहे, हिकिड़ो केस हो। ॿियो लॻाई वई की बाहि त लॻाई वई त छा ते लॻाई वई, छाजे करे लॻाई वई, फैक्ट्री खे लॻाई वई, भतेला लॻाई वई, कोर्ट तस्लीम थी करे त हीअ भते जे करे लॻाई वई, जेको अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में ॼाणायो आहे। ऐं उन जा ही माण्हू इंचार्ज हुआ ऐं ही सहूलियतकार हुआ जेके अंदरि केमिकल खणी वञण लाइ हुननि माहौल ठाहियो त जीअं उहे अंदरि पहुचनि ऐं उहो केमिकल जेको होसि ताईं पहुचे ऐं पोइ उहो केमिकल उन सॼी फैक्ट्री अंदरि विराइजे, पोइ उनजा गेट बंदि थियनि ऐं उन खां बाहि ते पोइ मज़दूर समय मज़दूर वीचारा रड़ियूं कंदा रहिया। तमामु वॾो कराची तारीख़, कराची हूअं ई सानियनि सां भरी पई आहे। तंहिं करे इहा ॻाल्हि जेका MQM जे तरफ़ां आई आहे त हीअ जेके MQM आजी आहे, MQM हिकिड़े फ़र्द जे करे MQM इहो चयो हमाद सिद्दीकी असांजो हो या न हो, तर्जुमान हुनजो इहो बि चया, हुन चयो त हीअ जेके भोला ऐं ॿिया जेके अॼु जॾहिं फैसल सब्ज़वारी या इहो ट्वीट कयो आहे त MQM जो हिन हवाले सां कोई क़िस्म जो को मुलविस न आहे ऐं उते ई हू इन ॻाल्हि जो इतराफ़ बि करे थो पियो त रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया ऐं हमाद सिद्दीकी
जेको कराची तंज़ीम साज़ी जो हेड हुयो, उहो जॾहिं उन फैक्ट्री खे बाहि लॻी हुई त उन वक़्तु उहे तंज़ीम जा मेंबर हुया, तंज़ीम सां तालुक़ु हुयो ऐं उहो तंज़ीम खां ॿाहिरि कोन आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त दुदा साईं, जॾहिं पहिरें ॾींहं ते इहो फैक्ट्री जो बाहि लॻी हुई त पहिरें ॾींहं ते को केस दर्ज थियो, उहो फैक्ट्री जे मालिक में गफ़लत जे करे थियो, त पोइ इहो तासुर ॾिनो पियो वञे त ॼण का फैक्ट्री जी का गफ़लत थी आहे, को त शॉर्ट सर्किट थियो आहे या ॿिया मामला थिया आहिनि। हाणे जॾहिं इहा JIT जी रिपोर्ट खां पोइ इहे शयूं वाज़े थी वियूं त न गफ़लत थी आहे, न शॉर्ट सर्किट थियो आहे, बल्कि इहा साड़ियो वियो आहे। 8 साल थी विया आहिनि हिन वाक़े खां पोइ, अॼु फ़ैसिलो आयो आहे। हाणे हिन जा क़ानूनी पासा जेके आहिनि इहे जाचण जी ज़रूरत आहे। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे हिन केस खे पहिरें ॾींहं खां वठी फॉलो कंदड़ रेंजर्स जे प्रोसिक्यूटर सजाद महबूब साहब, उनखां मालूम कयूं था पिया त इन जा सबबु कहिड़ा आहिनि जो डिले थियो आहे। सजाद महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साजिद महबूब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 8 साल के बाद ये फैसला आया है, आप पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आज के दिन के इस फैसले को? असल में बात ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ना, इसमें सिलसिला ये है कि सबूत जो है ना ये प्रोसिक्यूशन को पेश करना पड़ते हैं अदालत में जी। उसमें ये होता है कि इसमें गवाहान तकरीबन 1100-1300 करीब गवाहान जो है ना ये साइड किए गए थे इनिशियली। तो बाद में जब इसको JIT के बाद ये गवाहान तकरीबन 740 के करीब गवाहान रह गए थे। अब 740 गवाहान को अदालत में पेश करना और उनका बयानात करवाना, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, और उसके अलावा अदालती निज़ाम में हमारे यहाँ पे छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, जजिस ने दूसरा जुडिशियल वर्क भी देखना होता है। लेकिन जिस हद तक ये केस चला है, मैं इससे मुतमईन हूँ कि ये इस रफ्तार से केस चलना चाहिए था ना, उस रफ्तार से केस चला है। असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जस्टिस खरीद जस्टिस बरी। इसमें यह है कि अगर उसको जल्दी किया जाए तो उससे ये चांसेस आते हैं कि तमाम हकायक अदालत के सामने किसी वजह से नहीं आ सकते। लेकिन ये है कि प्रोसिक्यूशन ने आराम से बिल्कुल सुकून के साथ, ठंडे दिमाग के साथ ये तमाम इसमें वर्क किया, और वर्क करने के बाद गवाहान जो थे, और दूसरा एक और फैक्टर भी है, वो ये था कि इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व, उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर था। अच्छा। और ज्यादातर जो हमारे गवाहान थे ना, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। अच्छा। तो उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो इंसाफ के लिए और हक के लिए बयानात दिए हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रेशर भी आता रहा। उसके बाद ये था कि जुबैर शरिया इसमें मेन मुल्ज़िम था, उस्मान गोला मेन मुल्ज़िम था, उनकी अरेस्ट हुई। अरेस्ट होने के बाद उनकी JITs हुई, उसके बाद ये सारे मामला। लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि इस केस में जो किरदार JIT ने अदा किया ना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि इस तरह का किरदार पुलिस ऑफिसर्स ने अदा किया। मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूँ हाजा सुल्तान DIG थे, उस वक्त वो इसके JIT के हेड थे, और साजिद अमीर सदुज़ई SS थे। ये उनका किरदार है कि उन्होंने तमाम हकायक, एक्चुअली JIT का मकसद ये होता है कि एविडेंस कलेक्ट करना, और JIT ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, टेक्निकल तरीके के साथ ये JIT ने तमाम एविडेंस कलेक्ट की जो मैंने अदालत में पेश की। तो इसमें यह है कि ये इसमें तमाम, और इसमें मैं दूसरा ये समझता हूँ कि ये इस वक्त इस केस का फैसला आना और जिस अंदाज से फैसला आना, ये लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, हमारी प्रोसिक्यूशन के ऊपर, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और अदालतों के ऊपर ये इत्मीनान बढ़ेगा कि इस तरह के केसेस में इस तरह का फैसला आना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के केसेस में पहली मर्तबा हुआ है कि इस अंदाज से इस केस का फैसला आया है। और इसलिए ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ना, उसका ये बोलबाला हुआ है। और दूसरा मैं अर्ज करूँ कि इसमें हमार सदीकी जो है ना, हमार सदीकी ने एक्चुअली ये बता डिमांड किया था। हमार सदीकी ने ये 25 करोड़ और फिर 20 करोड़ रुपए इसने बता डिमांड किया था। और अरशद बाइला जब इससे जाके मिले तो इसके जो JIT की जो फाइंडिंग्स है ना, ये कंक्लूजन है, अब उस हद तक हम जा सकते हैं। अच्छा साजिद महबूब साहब, ये जरा बताइएगा, क्या अदालत में ये चीज़ साबित हुई है कि हमाद ने वाकई भत्ता लिया था, भत्ता मांगा था अपना जो फैक्ट्री मालिक है उससे, और उसके बाद जो है ये आग लगाई गई? जी, ये बिल्कुल ये इसमें साबित हो चुका है। हमाद सदीकी का भत्ता मांगना साबित हो चुका है। और PPC का सेक्शन है 386 में उनको 10 साल सजा हुई है भत्ता मांगने के ऊपर।
और बदला मांगने की थ्रेट के ऊपर भी उनको सजा हुई है। इट मीन्स कि ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये बदला मांगा गया सही और यहाँ पे केमिकल फेंक के आग लगाई गई। सही। अच्छा साजिद महबूब साहब, अब जो जिन लोगों ने ये आग लगाई, जो क्रिमिनल ऑफेंस में मुलविस थे लोग, उन पे तो हमारी अदालत कानून हमारा वहाँ पहुँच चुका है। जो मास्टर माइंड है हमाद सिद्दीकी, जिसके बाद आप भी कह रहे हैं कि अदालत में ये साबित भी हो चुका है कि उसने भत्ता मांगा, अब तक वो कानून की पहुँच से दूर क्यों है, कानून की पकड़ से दूर क्यों है? हमारा कानून उस तक अब तक पहुँच क्यों नहीं पाया? ये तो क़यामत सोज वाक़या है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। जी 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 जी। अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि बात यह है कि हमाद सिद्दीकी के रेड वारंट जो है ना वो जारी हो चुके हैं, इंटरपोल के हवाले वो रेड वारंट किए जा चुके हैं, उसके दायमी वारंट सारी अदालत जारी कर चुकी है। अब जिस मुल्क में भी वो पाया गया वहां पे वो अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो चुका है? नहीं, अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अरेस्ट हो रेड जाएगा। वारंट जो है ना वो इंटरपोल को दिए जा चुके हैं जी। अदालत उसके रेड वारंट आज से 3-4 साल पहले जो है वो जारी कर चुकी है रेड वारंट। अब देखिए, रहमान बोला के भी रेड वारंट जारी हुए और हमाद सिद्दीकी के भी रेड वारंट जारी हुए। वो उसी रेड वारंट के जो है एग्जीक्यूशन में थाईलैंड पुलिस ने रहमान बोला को अरेस्ट कर दिया और पाकिस्तान के हैंड कर दिया। अब इसी तरह रहमान बोला के बाद अब ये जब ये आएगा हमाद सिद्दीकी, अब जब किसी की मुल्क के ये सामने आ गया, कोई ट्रैवल करता पाएगा तो इंशाल्लाह ये अरेस्ट होगा और ये इंशाल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा साजिद महबूब साहब, ये कराची में तो बहुत बड़े वाक़े हुए हैं जी, तो क्या इसका पस मंजर में कुछ राहनुमार होगी कि जो दूसरे 18 अक्टूबर और बहुत सारे इश्यूज हैं उसके लिए कोई साजिद महबूब साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, टाइम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं दो चांडी, वो हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो जबरदस्त फैसला हुआ है बड़े अरसे के बाद इस तरह का। कराची तो इस तरह के सानियत जो है उनसे भरी पड़ी है, 18 अक्टूबर हो, बहुत सारे बम धमाके हो, 12 मई हो, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं अब अदालतों से या किसी से, या इनके सारे इसके कुछ अच्छे फैसले आएंगे अब उसके बाद भी? देखिए, मैं इसमें ये करूंगा कि अदालत ने जो फैसला करना होता है ना, उसके सामने जो हकायक और शवाहद आए कोर्ट उसके मुताबिक फैसला करती है। अब उस केस में पुलिस ने क्या एविडेंस कलेक्ट की है, उस एविडेंस को एवेल्यूएट करना काम है अदालतों का। अगर उसमें पुलिस अफसरान ने, बाकी गवाहान ने अगर उसमें बयान ठीक किए तो इंशाल्लाह ताला उसमें फैसला आएगा। लेकिन अभी एक मैं आपको अर्ज करूं, अभी हमारे लोगों के जहनों से जो पुराने वक्त का 2012, 13, 15 तक वो रहा है ना एक खौफ की फजा, वो अभी कहाँ है? इस खौफ की फजा को जब तक एलिमिनेट ना किया जाए उस वक्त तक आपको अच्छी एविडेंस की तवक्को नहीं कर सकते। आपको गवाहान को प्रोटेक्शन देना होगी, आपको आईओस को प्रोटेक्शन देना होगी। अब ये सिस्टम हमारा आईओस को प्रोटेक्शन दे, वो इम्पार्शली इन्वेस्टिगेट करे, उन पे प्रेशर ना हो, उनकी हिफाजत की जाए। थ्रेट्स उनको आती है बेचारे, वो मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं। अब इस केस में बात करूं कि हमारा आईओ एक मरतबा मोटरसाइकिल पे इसकी फाइलें लेके जा रहा था, फाइलें लेके जा रहा था, तो मुझे एक वो जुडिशियल अफसर ने सवाल किया कि ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टायरों के निशान किधर से आ गए? वो मैंने आईओ से पूछा, कहता जी मैं मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था, किसी मैंने लिफ्ट ली थी थाने तक जाने के लिए, तो रास्ते में वो कागजात सारे सड़क पे गिर के ऊपर से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गुजरती रही। अब बात ये है कि आपको सिस्टम से जो है ना इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप पुलिस को प्रोटेक्शन दे, पुलिस को सहूलियात दे, तो इंशाल्लाह ताला फिर इसमें रिजल्ट देखिएगा और गवाहान के से ऊपर आप जो उनका एक खौफ का फैक्टर है ना उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक साजिद महबूब साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। दुदा साईं, हाँ ना ये मेन हिन में जेको ॾोहारी आहे, हिकिड़ी ज़बरदस्त जेका ॻाल्हि हिन कई न आईओ खे, आईओ ऐं गवाह खे अगरि तफ़स मुकमल मिले, जेका ॻाल्हि साहिब कई, इहा जेकॾहिं मौक़ो मिले न त खोड़ केस जेके आहिनि, खोड़ ॾिसो न माण्हुनि जा माण्हू मुर्जा भुट्टो जे क़तल केस में तव्हां ॾिसो हुनजा जेके गवाह हुआ या हुनजे फिरियादी हुआ या पुलिस वारा हुआ जेके हुआ, त केतिरा केस हुआ जिन जा शायदि जिन जा आईओ जिन ऑपरेशन में अॻु में हिसो वरितो कराची में, तो पुलिस ऑफिसर चुनजी मारिजी विया। बिल्कुलु, त उहो इहो इम्पॉर्टेंट इशू आहे। सही, अवां सही पिया चओ त उन्हनि खे अगरि तहफ़ुज़ मिली वञे त पोइ वरी हिकु इंसाफ़ जा तक़ाज़ा उन में बि मददगार साबित थी सघनि। हीउ हिकु पहिरियों वाक़ियो न हुयो जंहिंमें 264 खां वधीक मज़दूर साड़िया आहिनि। असां ॾिसूं था त गुज़िरियल 10-15 सालनि में हिकु पूरी चैन आहे जेका जंहिंजा इल्ज़ाम आहिनि हिन पार्टी ते। अवां सम्झो पिया त हीउ जेको वाक़ियो आहे उहो कनेक्ट आहे उन्हनि वाक़ियनि सां, ऐं जेको अवां सवाल कयो
त छा उन्हनि वाक़िअनि जो बि हाणे जेके उन में जेके मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि ते बि इंसाफ़ जा तक़ाज़ा पूरा थींदा ऐं उन में बि इंसाफ़ थींदो? त इहो सुवालु अव्हां खां आहे त अव्हां सम्झो पिया त इहा जेका चैन आहे इहा हाणे वरी खोट बि ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर जेके उन में जेके मुलविस माण्हू आहिनि उहे ज़रूरु हिकु दफ़ो इंसाफ़ कढनि? उमेद थी आहे अॼु हिन फ़ैसिले ॿुधी असां सभु माण्हू जिन कराची खे ॿरंदे कराची हिकिड़ी टेलीफोन कॉल ते सॼी कराची खे जाम थींदे कराची इहो भतो न हिकिड़े फैक्ट्री वारे ननू वसाड़िया पर अहिड़ा हज़ारे कराची में फैक्ट्री मालिक हूंदा जिन भता ॾिना हूंदा सही या जिन खे अकेले निशानो बनायो वियो हूंदो हीअ त सॼी फैक्ट्री खे साड़ियो वियो जेको मास्टर माइंड हुया जिन खां जेका प्लानिंग कई उन्हनि शायदि उन जे नतीजनि खां वाक़ुफ़ु न हुआ या हू थोरा उन में अॻिभरा थी विया न त अकेले सिर इन फैक्ट्री मालिक खे इन जे पुट खे उन जी धीअ खे न्याणी खे ॿार खे किथे बि निशानो बनाए पिए सघिया छाकाणि एॾी ख़तरनाक क़िस्म जो नेटवर्क कराची में हो तंहिंजे करे एतिरनि खोड़ माण्हुनि भता ॾिना हूंदा रुॻो इहो न हो पर उन सां गॾोगॾु ही कराची इन क़िस्म जे वाक़िअनि सां भरी पई आहे असां कई ठाहिया निश्तर पार्क में ही लाश उॾंदे ठाहीसीं सॼी सुनी तहरीक जी क़यादत जेका आहे उहा मांजे अहल तशी जा जेके 9 ॾहीं महरम जा या चलम जा जलसा हुआ उन में असांजे बम ते उन खां पोइ बोल्टन मार्केट कई सॼी अखियुनि सां सड़ंदे ॾिठो असां 12 मई ते पंहिंजी ख़ुदि उन दौर जे वज़ीर अला चीफ अरबाब गुलाम रहीम हो हुन चयो त जीअं पखियुनि खे मारिबो आहे न शिकार कबो आहे ईअं शहर में शिकार बचिया एयरपोर्ट ते पाण अखियुनि सां पहुतुसि मूं सॼे रोडनि ते लाश ठा हुआ ऐं कीअं फायरिंग थी थिए 18 अक्टूबर ते असां लाश सॼा विखिरल जेके आहिनि उहे ॾिठा उन खां अॻु में इन क़िस्म जा खोड़ कराची जे अंदरि मतिलबु वाक़िया थिया वकील सड़िया ख़ुदि कोर्ट अदालतुनि ते हमला थिया ॿियनि ते थिया त हिकिड़ी उमेद हिकिड़ी इहा थी आहे जेको थियो आहे पर उनजो वरी बि सुवालु इहो थो पैदा थिए त जीअं हिन केस खे GIT रिपोर्ट जी रोशनी में वकीलनि IOs ॿियनि सभिनी उन जी पोइवारी कई ऐं उन पोइवारी नचे में सज़ा आई ईअं ॿियूं GIT पायल आहिनि ठीकु आहे ऐं ॿिया केस उनजूं रिपोर्टूं पियल आहिनि हे NRO तहत खोड़ केस ख़तमु कया विया हुआ माज़ी में उहे केस पिया आहिनि उहे रीओपन थी सघनि था जेकॾहिं ईअं कनि त हीअ जेको शहर चाहिनि था न हीअ भई अफ़सर पाकिस्तान खे हलाए थो इकनॉमी ॾिए थो मुआशी हब आहे सभु कुझु आहे इहो सॼो शहर सभु कुझु थी सघे थो पर उन मां उनजे शहर जे नसुनि मां हीअ दहशतगर्दी भत्ताखोरी ऐं इन जे जेके ज़हर कढियो वञे था ऐं तमामु वॾो वाक़ियो आहे जंहिंजो अॼु फ़ैसिलो आयो आहे बल्दिया वाक़ियो नंढड़ो न हो तमामु माण्हू मासूम माण्हू मज़दूर लाइ वञनि था 7,000 8,000 रुपए ते 6,000 तड़पी ऐं सड़ी विया उनजा ख़ानदान दरबदर थिया उन ते केस दाख़िल थिया सॼा फैक्ट्री हिकिड़ो सॼी कराची इंडस्ट्रीज़ जेके माण्हू आहे वापारी माण्हू आहे उहे इन्हनि त तमामु घणो उन लाइ हिकिड़ो ख़ौफ़ जी छा चइजे हीअ त GIT जी महिरबानी हुई जंहिं हुन दफ़न थियल केस खे कढी जीअं साजिद महबूब चयो त हिकु GIT आहे उन ॾाढो ज़बरदस्त हुनजो किरदारु ॾाढो ज़बरदस्त रहियो ऐं उन खां पोइ जेको आहे साजिद महबूब साहब ये जो 264 मजदूर थे जो जल गए अदालत ने उनके वर्षा के हवाले से कोई फैसला दिया है कि उनको अकोमोडेट कैसे किया जाए क्योंकि हमें ये भी रिपोर्ट है कि एक बाज़ मजदूर वो भी थे जो अकेले थे घर पे जिनके पूरे घर का अकेला ही मजदूर था जिसकी वजह से घर चलता था और वो जल गया तो अदालत ने इस हवाले से भी कोई फैसला दिया है कि उनको भी अकोमोडेट किया जाए? जी इसे जो जुर्माने की सजा दी गई है ना वो इनको दहशतगर्दी एक्ट के तहत 2 लाख रुपए जुर्माना एक है और उसके बाद 2 लाख रुपए जुर्माना डिफरेंस दहशतगर्दी का एक्ट है 7B उसके तहत 2 लाख रुपए जुर्माना है और उसके बाद है इनको 1 लाख रुपए जुर्माना मिलेगा इसमें जो इन्होंने इस्लाम कत्ल किया है और उसके बाद इनको 27 लाख रुपया इसमें जो दियत की रकम है वो अदालत ने कहा है कि तमाम जो मकतूलीन है 264 इनके वारसान को 27,70,353 रुपए दिए जाएंगे फी रिसीट। अच्छा। तो ये दियत की अमाउंट है ये ना ये इनको लीगल हेल्प से दिए जाएंगे जी। अच्छा साजिद साहब अब फैसला तो आ गया है अब अगला स्टेप आपका क्या होगा अगले प्लान क्या कर रहे हैं आप और जिन लोगों ने ये साजिश की है एक तो जो मुलविस हैं दूसरी जिन्होंने ये साजिश की है उनको कैसे एक्सपोज करेंगे आप प्लान क्या है अब अगला स्टेप क्या होगा? देखिए इसमें जो मुल्ज़मान है ना उसमें 3 से 4 उसके साथी थे जुबैर चरिये के जो GIT ने लिखा हुआ है कि अननोन है और जब वो पकड़े जाएंगे फिर उनके बारे में बताया जाएगा जो उस केस में है। इसके अलावा एक हमाद सिद्दीकी जो है एक्चुअली जो GIT की रिकमेंडेशन थी ना उसके मुताबिक उन्होंने हमाद सिद्दीकी को डिक्लेयर किया कि ये करार दिया कि बत्ता जो है ना ये हमाद सिद्दीकी ने मांगा था जो KTC का उस वक्त इंचार्ज था कराची तंजीमी कमेटी का उसने बता मांगा था ये 20-25 करोड़ रुपए तो उसको जो है वो जब अरेस्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह उसके खिलाफ केस चलेगा और बाकी जो मुल्ज़मान इसमें रहते हैं
3 या 4 इसमें मुलजमान जो JIT ने इसमें नामजद किए हुए हैं, अननोन, उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन यह है कि वो बंदे इसमें शामिल थे। वो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह का केस था, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिसने ये जुल्म किया वो पकड़ा जाएगा, तो मासूमी भी होगा, और बाकी जो 3-4 साथी थे टाइम टू टाइम जो वो लोकेट हुए या उनके बारे में निशानदेही कि ये मुलजम थे जो उसमें शामिल थे आग लगाने वालों में, तो इंशाल्लाह ताला ये चलेगा। सही। अच्छा साजिद साहब, एक तो ये बताइए कि हमाद सिद्दीकी का करंट स्टेटस क्या है, और हमारे पास तो बेहतरीन इदारे हैं, क्या ये बात सही है कि 8 साल तक हमाद सिद्दीकी का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है, किस जगह है? इसके बारे में ये है कि इमिग्रेशन को ये लेटर लिखा हुआ है, रेड वारंट भी गया हुआ है इमिग्रेशन के पास, इसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला हुआ है। अब जब कभी ये ट्रैवल करेगा किसी भी मुल्क में, तो ये इंशाल्लाह ताला ये लोकेट हो जाएगा, तो ये जब ये गिरफ्तार होगा तो बाकी इसमें केस फिर उसके खिलाफ चलेगा। बहुत 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 शुक्रिया साजिद महबूब साहब, दोदा चांडे साहब, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान जी महिरबानी, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम ॿीहर हाज़िर थींदा। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं सानिया बल्दिया जे हवाले सां। 8 सालनि खां पोइ अॼु उनजो फ़ैसिलो आयो आहे, ऐं MQM सां तालुक़ु रखंदड़ ज़ुबैर चरिया ऐं रहमान भोला जे ॾोह साबित थियण ते उन्हनि खे अदालत सज़ाए मौत करार ॾिनो आहे। इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे MQM पाकिस्तान जे अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली में मेंबर उसामा कादरी साहब। उसामा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के फैसले को MQM कैसे देख रही है? बहुत शुक्रिया असद भाई आपका। आज का जो फैसला है वो यकीनन एक खुशाइन बात की है, और खासकर उन लोगों के लिए कि वो जो 260 से ज्यादा अफराद जो है वो इसमें लुकमा अजल बने, और जिस पर जो है 8 साल कबल ये चलता रहा ये केस, और आज जो है अपने आधे मंतकी अंजाम को पहुंचा है। देखिए, इसमें होता ये है कि ऐसे केसेस में अगर हम ये इसकी पूरी कारगुजारी देखें तो इसमें 3 JITs बनाई गई। तो उन 3 JITs में से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम आते रहे और कुछ निकाले जाते रहे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह थी और क्यों। तो इसमें जो है एक तो आपने अभी इंट्रो में नाम लिया कि वो जो है MQM पाकिस्तान नहीं हो, MQM लंदन के अगर लोग हैं। क्योंकि MQM पाकिस्तान जो वजूद में आई है वो आई है 22 अगस्त को। और 22 अगस्त के बाद जो है 22 अगस्त के बाद जो भी इसके जिम्मेदारान हैं, उन्होंने अपने आप को इस पाकिस्तान से मोहब्बत और यहाँ अमन आश्ती के लिए जो है जो भी काम किए, उस हवाले से वो अपने आप को एक नई शक्ल में और नई सूरत में सामने लेकर आई है। तो इसमें जो है, इसमें मैं ये कहूंगा कि ये तो सिर्फ उन आदमियों का जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, जो JIT के मुताबिक या प्रोसिक्यूशन के मुताबिक या जो भी एविडेंस है उसके मुताबिक ये वाली चीज सामने आई है। लेकिन क्या सिर्फ 2 ही आदमी उसके मरकजी किरदार थे? मैं समझता हूँ कि इसमें भी मजीद आगे जाने की जरूरत है, और जब प्रोसिक्यूशन का वक्त शुरू हो तो उसमें जो है उसमें ये बताया जाए कि जिन लोगों के नाम मुस्तकिल आते रहे, अगर आज वो किसी सियासी जमात के किरदार भी हैं तो उनको बचाया गया है या बचे गए हैं। दोनों चीजें इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जिनके बारे में बरमला चीजें आती गई, और अगर वो उसमें मुलविस है, मैं कहता हूँ वो मुलविस है या और भी कोई उसमें मुलविस लोग हैं, तो ये एक ऐसा अमल है कि जिसके लिए अच्छा, ये उसामा साहब जैसे आप कह रहे हैं कि अब जो MQM है वो दूसरी MQM है, तो क्या हम ये समझें कि जो वाक़या हुआ था 2017 के बाद एक ऐसा फिल्टर रहा कि जिसमें MQM फिल्टर में साफ हो गई, और MQM का जो माजी रहा उससे अब MQM को नहीं जोड़ा जा सकता? अगर MQM के माजी की बात करें तो रऊफ सिद्दीकी साहब को कोर्ट ने बरियत दी है। तो इसका मतलब यह है कि MQM के वो लोग जो अच्छे अमल करते थे या उनका अच्छा अमल था, उनको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन वो उस अमल से 8 साल तक गुजरे और उन्हें जो है उन्हें कोर्ट ने जो है बरी किया है। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग MQM जो है कोई भी ऐसा इल्जाम न तो अपने सर लेना चाहती है, न ऐसा अमल करना चाहती है, न उसने ऐसा अमल किया है। अगर इनफरादी तौर पर उस वक्त की MQM के लोगों ने अगर इस अमल को किया हो, शायद अगर इसमें मुलविस है तो करार वाकई सजा दी जाए, और आज की MQM का भी अगर कोई फर्द
तो उसामा साहब आप समझते हैं कि सेक्टर इंचार्ज है रहमान भोला, जुबैर चरिया और हमाद सिद्दीकी जिसका मेन मास्टरमाइंड समझा जाता है, जो अदालत भी कह चुकी है कि 25 करोड़ रुपए उस पर भत्ता साबित हुआ है, तो आप समझते हैं ये लोग जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे ये सब काम कर रहे थे? मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें जो है, जो उसके पीछे मास्टरमाइंड थे उस वक्त के, क्योंकि एमक्यूएम में जो है तमाम तर लोग तमाम चीजों को नहीं देखते थे और या उनके इल्म में नहीं होती थी चीजें, जो उस चीज के मास्टरमाइंड है और इतना बड़ा फेल हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ इससे आगे बढ़कर कि जहाँ जेआईटी की रिपोर्ट और सानेहा बल्दिया की फैक्ट्री की बात होती है, वहां पर सानेहा सोहराब गोट उसको भी जो है सामने लाया जाए, सानेहा अलीगढ़ उसको भी सामने लाया जाए, सानेहा पक्का किला उसको भी सामने लाया जाए और उसके ऊपर भी हो, क्योंकि वहां भी सैकड़ों खानदान तबाह हुए थे और सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं, जो यकीनन इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्टेट का, रियासत का ये फर्ज है कि वो जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और बिला तखसीस जो लोग इसमें मुलविस हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या इंफरादी तौर पर हो, उनको जो है करार वाकई सजा दी जाए। आप ये अपना अवैस कादरी साहब, उसामा कादरी साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि जो लोग दीगर सियासी पार्टियों में, तो आप बताएंगे कि किन किन लोगों का इनके नाम आ रहे हैं जो सियासी पार्टियों में ताल्लुक रखते हैं? देखिए, पुरानी जेआईटीज की जो रिपोर्ट्स है, 3 जेआईटीज हुई है इसके ऊपर, तो उनको उठाकर देख लीजिए अगर वो पब्लिक हुई है, नहीं तो उसके जबान ज़दे आम जो है वो चीजें हैं। तो मैं किसी फर्द का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत का फर्ज है कि अपने गरीब आवाम को इंसाफ दिलाना। और अगर इसमें जो भी शैतान सिफत इसमें और इस किस्म के दीगर केसेस में जो भी वाकयात हुए हैं और जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें ली गई हैं, तो उनको जो है उनको उनके साथ इंसाफ किया जाए और जो करारे वाकई मुजरिम है उनको करारे वाकई सजा दी जाए। ठीक है, सीधा सा उसूल है। ठीक है। कादिर साहब, आपने शुरू में कहा कि ये आधा अंजाम हुआ है आज इस केस में, तो बताएंगे कि बकाया अंजाम क्या होगा? देखिए, मैं तो ये कहूँ जब प्रोसिक्यूशन का टाइम शुरू हो तो उसमें उन किरदारों को सामने लाया जाए कि जो किरदार छुपे हुए हैं, किरदारों को बचाया गया है, वो तो कौन से किरदार हैं? किसको बताया गया है? आप कुछ बताएं हमें कि किसको बताने की कोशिश की गई है? 8 साल के बाद ये फैसला आया है, कौन है वो किरदार, कौन है इसमें? मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जीआईटीज में मुख्तलिफ लोगों के नाम आते रहे, तो उन सबको जो है कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। ये रियासत की जिम्मेदारी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उन खानदानों को जो है इंसाफ देने के लिए ये जरूरी है कि सिर्फ जो है उस सानेह में 2 लोगों को नामजद करके 250 लोगों का गुनाह जो है उनके ऊपर डालने की कोशिश अगर है तो मजीद पीछे किरदारों को भी सामने लाया जाए। देखिए कादिर साहब, आप एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जिम्मेदार हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, अगर आप भी नाम ना लेंगे तो फिर आम आदमी तो यही समझेगा कि अभी वो खौफ वाली फिजा है कि कादरी भाई भी नाम नहीं ले रहे हो। नाम तो केसेस में आ रहे हैं जुबैर चरिया के, रहमान भोला के, हमाद सिद्दीकी के, और दीगर क्या नाम आ रहे हैं, बताएं कुछ हमें। देखिए, मैं सिर्फ एक वाकये का नाम नहीं लूंगा। मैं जो है ना, अगर यहाँ पर सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की बात की जाती है तो सानेहा सोहराब गोट भी है, सानेहा पक्का किला भी मौजूद है हमारे सामने। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सानेहा पक्का किला भी है, फिर 12 मई भी है और 11 सितंबर के वाकयात, 11 वकीलों को जलाने के वाकयात भी हैं यहाँ पर, और फिर निस्तर पाक का वाकया भी है, बोल्टन मार्केट का वाकया भी है। ये इस तमाम की क्लियरिटी बननी चाहिए। सानेहा अलीगढ़ भी यही है कि जहाँ पर जो है निहत्ते लोगों के घरों में घुसकर उनको घरों में जिंदा जलाया गया। ये इस किस्म के वाकयात का सत्याभाव करना रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत को चाहिए कि वो जो है वो इन तमाम केसेस के ऊपर एक मुश्तमिल जजिस के साबका जजिस जो है उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाकर एक वाकये की तहकीकात करे और जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो इसमें जो है सियासी जमातों के लोग भी हैं, तो उनको कटहरे में खड़ा करके इबरतनाक सजा दी जाए, चाहे वो जो लोग भी। अच्छा, उसामा कादिर साहब, ये बताइएगा कि हमाद सिद्दीकी का नाम आ रहा है जो मेन मास्टरमाइंड है, आप बताएंगे कि उसका उस वक्त जब तक कि फैक्ट्री जली थी, क्या उसका उस वक्त एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं था? यकीनन वो एमक्यूएम लंदन उस वक्त जो काम करती थी क्या उस वक्त एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान 2 अलग अलग पार्टियां थी? तो अलग अलग पार्टियां नहीं थी। एमक्यूएम लंदन जो काम करती थी उसके किरदार जो है
وہ زمانے کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں کہ وہ اس وقت تمام لوگ کہاں کام کر رہے ہیں اور کس کے پیرول پر کام کر رہے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی علیحدگی 22 تاریخ کو ایم کیو ایم لندن سے کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم محب وطن شہری ہیں, اس پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور اس پاکستان سے ہمیں محبت ہے اور ہم جو ہے اپنا سیاسی کردار بالکل الگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے پھر گزشتہ 4 سال کے دوران کوئی ایسی چیز جو ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے نہیں آئی کہ جو پاکستان کی خیر خواہی کے خلاف ہو. بہت شکریہ عثمان اسامہ قادری صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین تے وٹھوں ننڈی سائی کھان پوری پروگرام میں بیر حاضر. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بیر وہاں کے بھلی کار اپوزیشن پارٹین جی اے پی سی میں فیصلو کیا ہوا ہے تو وہ ہاں عمران خان جی حکومت خلاف جنوری میں مارچ کرنا ہے. ان گڈو گڈ اے پی سی میں پدھرنامے میں یہ چیو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سیاست خان کنارا کش تھن گھرجے, ان جو سیاست میں کے قسم جو کردار نہ ہوجن گھرجے. ان کا اج آرمی چیف جی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو آرمی جو خاص کر اسٹیبلشمنٹ جو سیاست میں کوئی شوق نہ ہوندو بلکہ وہ ایک چونڈیل حکومت ہوندیوں ضرور انہن سان ان جو ساتھ ضرور رہندو ہے. بنن موضوعن تے تجربو وٹھنداسیں. ان وقت اساں کے پروگرام میں جوائن کیا ہے ملک کے نالے والے تجزیہ نگار اور کالمسٹ جناب سلمان عابد صاحب. سلمان عابد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان صاحب سب سے پہلے تو آج جو آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فوج کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کا کوئی مداخلت وہ کرتی نہیں ہے بلکہ جو بھی الیکٹڈ حکومت آتی ہے اس کے ساتھ اس کی مدد وہ ضرور کرتی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آرمی چیف کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے خیر اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑا بالادست نظر آتا ہے اور بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس لیے اس بات کو تو کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرے گا جو بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی رول نہیں ہے. رول تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ رول جو بنا ہے وہ کیسے بنتا ہے. اس میں ایک جو ہے نا وہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے وہاں سیاستدان بھی اس کے حصے دار ہے, اور سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے لیے فوج سے باہمی رابطوں میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور جو پس پردہ کھیل ہوتا ہے اس کا وہ حصہ بنتے ہیں. تو اس لیے یہ کھیل اگر کمزور ہے پاکستان میں سیاست کا اور جمہوریت کا تو اس میں دونوں فریق کسی نہ کسی شکل میں شامل ہیں. اور یہ دیکھیے نا اب مثال کے طور پہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے مشاورت ہونی تھی جی ٹھیک ہے, آرمی چیف کی اگر سیاستدانوں سے بات چیت ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن سوال یہ کہ اس ملاقات کو خفیہ کیوں رکھا گیا. اب کس نے اس ملاقات مطلب یہ پولیٹیشینز کا کام نہیں تھا کہ وہ بتاتے کہ ہمیں آرمی چیف نے بلایا ہے اور ان امور پہ گفتگو کی ہے, ہمارا موقف یہ ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں کو خفیہ رکھیں گے تو بلا وجہ اس کے اندر سے جو ہے نا پھر وہ ایک سازشی جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے سیاستدان جو ہے اپنے بہت سے معاملات طے کرنے کے لیے ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو وہ ملاقات ہے نا جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. ایسی کئی ملاقاتیں ہیں جو رات کی تاریخی میں اور شام کے سائے میں ہوتی ہیں, ہمارے بہت سے پولیٹیشینز ملتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے پرابلم ہے, پالیٹکس میں بھی ہے پرابلم اور فوج کے اندر بھی ہے. میں تو اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو پالیٹکس ہے وہ ان دونوں کے درمیان کہیں پھنسی ہوئی ہے. اچھا یہ جو اے پی سی ہوئی ہے اور اے پی سی کا تو ان کے جو 26 نکاتی ایجنڈا ہے وہ بھی آ گیا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب اے پی سی کے بعد اپوزیشن کا سب سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ اپوزیشن کا سب سے بڑا امتحان یہ کہ اپوزیشن ایک ہو جائے جو کہ نہیں رہے گی. اچھا میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس اے پی سی سے یا اس اپوزیشن لائن سے باہر نکل کے ایک نیا الائنس تشکیل دیں گے. اچھا کیونکہ وہ کافی ناراض نظر آئے ہیں کل, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے نواز شریف کی مدد کے ساتھ کہ فوری طور پہ کوئی بڑے فیصلے کیے جائیں, لیکن وہ بڑے فیصلے تو ہوئے نہیں ہیں, اور وہ تو 1-2 نکاتی ایجنڈا چاہتے تھے, انہوں نے 26 نکاتی ایجنڈا ظاہر کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ کچھ نہیں ہونے والا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا امتحان اے پی سی کا ہے وہ 2 ہے. ایک یہ کہ یہ اپنے آپ کو متحد رکھیں ایک, اور دوسرا اگر نواز شریف صاحب نے پاکستان میں نہیں آنا تو پھر اس اے پی سی کے جادو میں سے کچھ نہیں نکلے گا. اچھا آپ تو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. سلمان عابد صاحب کے مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت جلد اپنا نیا الائنس بنائیں گے. ایک تو یہ بتائیے کہ مولانا صاحب کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ مطلب انہوں نے مارچ بھی کیا, وہ بھی جلدی میں, پھر ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی ایکسٹریم لیول پہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ان کا ساتھ دینے سے جو ہے وہ کنارہ کش کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو آخر جلدی کیوں ہے اس تمام تر نظام کو جو ہے وہ ختم کرنے میں؟ فضل الرحمان صاحب کئی دہائیوں کے بعد اقتدار کی سیاست سے علیحدہ ہوئے ہیں, وہ ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہمیشہ سے حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اچھا اب دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ دھرنا دیا تھا تو ساری سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیتی, لیکن نہ پیپلز پارٹی بے وقوف جماعت ہے نہ پی ایم ایل این بے وقوف جماعت ہے جو ان کا ساتھ دیتی.
क्योंकि दोनों जमातें चाहती थी कि सिस्टम जो है किसी ना किसी शक्ल में चले, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत को तो खराब नहीं करेंगे ना, इसलिए पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने उनका साथ नहीं दिया। वरना वो तो कहते थे कि असम्बलियों से फौरी तौर पे बल्कि हलफ ही नहीं उठाना चाहिए था। और अब भी उनको जल्दी ये है कि वो ये चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों और जो अपना पीपल्स पार्टी और PMLN असम्बलियों से इस्तीफा दे और एक नए इंतखाबात की राह हमवार करें। उसके लिए ना पीपल्स पार्टी तैयार है ना PMLN तैयार है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि फजलुर रहमान साहब ने, और मैंने इसलिए पेशगोई की है कि आपको पता है कि APC से पहले फजलुर रहमान ने तमाम दीनी जमातों का और छोटी जमातों का अलायंस बनाया था और उनका इजलास किया था और कहा था कि हम एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं। सही। फिर वो मामला रोक दिया गया क्योंकि वो APC का इंतजार कर रहे थे, और मेरी इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जो कल APC हुई है उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अच्छा। और उन्होंने उसकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, और उन्होंने बल्कि कल अपनी तकरीर में भी कहा कि ये दोनों जमातें जो है पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से अब तक हुकूमत कायम है, और हुकूमत की बका भी जो है इन्हीं दो पार्टियों की वजह से बची हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब ने अपना अलायंस बना लिया और तो यकीनन उसका फ़ायदा तो फिर हुकूमत को होगा, अगर अपोजिशन मुतहद नहीं होगी तो फिर नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा, नून लीग का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा? मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है और सिंध में उसका इक़्तिदार है, 5 बरस तक उसका इक़्तिदार रहेगा, और उनको पता है कि बाकी सूबों में हमारी सियासी हालत क्या है, इसलिए वो तो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। मेजर नुकसान जो इस वक्त हो रहा है वो PMLN का है, क्योंकि उनकी पार्टी डिवाइड हुई है, शहबाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ या मरियम नवाज या वर्सेस शहबाज शरीफ, उसको कायम रखना खुद एक बड़ा चैलेंज है PMLN के लिए। अब आप देखिए ना, जो गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने की है, क्या आप शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वो इस मौक़िफ़ की खुल के साथ तायीद करें कि मैं नवाज शरीफ के हर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ की तायीद करता हूँ? कभी नहीं करेंगे। और मरियम नवाज जो है वो और शहबाज शरीफ के दरमियान जो दूरियां वो भी सबको पता है। तो मुझे लगता है कि असल इम्तिहान तो खुद PMLN के अंदर भी आएगा। सलमान साहब, आप शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ की ये स्टेटमेंट कि हमारा जो हदफ है वो इमरान खान को हटाना नहीं है बल्कि उनके खिलाफ है जो उसको लाएं, आप समझते हैं कि इस स्टेटमेंट पे इस मौक़िफ़ की पीपल्स पार्टी तायद करेगी? नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल तायद नहीं करेगी, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। अच्छा। अगर मैं नवाज शरीफ साहब की ये बात मान लूँ जो बात उन्होंने की है, तो फिर उन्हें सबसे पहले कार्रवाई जो है अपने भाई के खिलाफ करनी चाहिए, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो शाम के साये में और रात की तारीखी में फौजियों से मुज़ाकरात करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इमरान खान को लाए हैं, और दूसरी तरफ आपका भाई जो है वो फौजी की क़यादत के साथ मिलकर राब्तों में रहता है? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं चलेगा गुड एंड बैड का, कि एक तरफ आप बड़ी बड़ी जमहूरियत की बातें करें, दूसरी सलमान तरफ साहब, वक्त हमारे पास बहुत महदूद है, ये बताइए कि हुकूमत को कोई खतरा है इस APC से? नहीं सर, कोई खतरा नहीं है। हुकूमत को अगर कोई खतरा होगा तो अपने आप से हो सकता है। APC में वो जान नहीं है, ना दमखम है कि ये कोई बड़ी तहरीक चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इंसान का डोरे के प्रोग्राम जो वक्त पर पुजानी तो पतो असद मुमताज़ रिटर्निंग इजाज़त। अल्लाह भाई।